नमस्कार, हिस्ट्री शीटर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरत हूं। जब अभिशाप बन जाए संघर्ष और संघर्ष बन जाए कहानी, तब जन्म लेती है वीरता। हिस्ट्री शीटर में आज एक ऐसी महिला की कहानी जिसने जन्म से जंगल तक के रास्ते तक और फिर न्याय और पहचान की तलाश तक मुश्किलों भरा सफर तय किया। एक नाम जो जंगल के अंधेरे में दहशत बन गया और फिर समाज के सामने सवालों के साथ उभरा। बावाइन गांव की वो लड़की जिसे 13 साल की उम्र में भाग्य ने जंगलों की दुनिया में खींच लिया और फिर वो बनी बीहड़ की सुंदरी और खुद बनाई अपनी पहचान। डकैत से बंदूक क्वीन और फिर बिग बॉस का मशहूर चेहरा। चंबल की बीहड़ घाटियों से निकली ये कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं बल्कि बदलाव और पुनर्निर्माण की भी कहानी है। ये वो कहानी है जो दिखाती है कि इंसान का भाग्य कैसे बदल सकता है। डकैत भी मुख्य धारा में जीवन जी सकता है। चंबल एक नदी नहीं, एक पहचान है। पहचान जहां कई बार कानून देरी से पहुंचा और इंसाफ अक्सर हथियारों के सहारे तय हुआ। इन बीहड़ों ने कई नाम पैदा किए, कुछ नायक बने, कुछ खलनायक और कुछ इतिहास के सवाल जिनका जवाब आज भी तलाशा जा रहा है। चंबल इलाके से जुड़े कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ नाम नहीं रहते, वो एक दौर, एक व्यवस्था और एक विफलता के प्रतीक बन जाते हैं। सीमा परियार उन्हीं में से एक ऐसा ही नाम है। किसी के लिए वो एक खतरनाक डाकू थी, किसी के लिए हालात की मारी हुई महिला और किसी के लिए एक चेतावनी की। जब समाज और कानून समय पर साथ न दे तो इंसान किस हद तक जा सकता है। सीमा परिहार की कहानी केवल अपराध की कहानी नहीं है, ये कहानी है न्याय की कमी, महिला उत्पीड़न, सामाजिक संरचना और चंबल जैसे इलाके की ऐतिहासिक उपेक्षा की, जिसकी चर्चा आज भी अधूरी ही खत्म होती है, जो आज भी हिस्ट्री शीटर की कहानी कहती है। इंडिया डेली के इस खास कार्यक्रम हिस्ट्री शीटर में आज हम बात कर रहे हैं सीमा परिहार की, जिसकी जिंदगी को लोग भले ही खुली किताब समझते हों, लेकिन कुछ पन्ने आज भी रोशनी की कमी के चलते पलटने बाकी हैं। सीमा परिहार को समझने के लिए पहले चंबल को समझना बेहद जरूरी है। चंबल कोई सामान्य इलाका नहीं रहा। बीहड़ों से भरा ये इलाका जमींदारी, शोषण, जातिगत अत्याचार, पुलिस और प्रशासन की कमजोर मौजूदगी और निजी बदले की संस्कृति की गवाह रहा है। यहाँ कानून अक्सर देर से पहुंचा और इंसाफ अक्सर ताकतवर के पक्ष में खड़ा दिखा। ऐसे माहौल में डकैत केवल अपराधी नहीं बने, बल्कि कई बार वो व्यवस्था के खिलाफ खड़े प्रतीक भी माने गए। जिसकी तस्वीरें इस इलाके की पहचान बन गई। जिस
जिस जमाने की हम बात कर रही हैं, उस जमाने में चंबल के समाज में लड़की होना ही कई बार संघर्ष की शुरुआत होता है। सीमा भी उसी सामाजिक संरचना का हिस्सा थी जहां महिलाओं की आवाज सीमित थी, सम्मान पुरुष प्रधान परिभाषाओं में बंधा था और अन्याय सह लेना संस्कार माना जाता था। सीमा परिहार के जीवन में कभी भी ऐसा कोई संकेत नहीं था कि वो आगे चलकर बेहड़ों की राह पकड़ेगी। सीमा परिहार ने कैसी जिंदगी जी और बचपन में उनके साथ क्या हुआ था, उसकी कहानी जानेंगे तो सिहर उठेंगे। तेरह साल की बच्ची के साथ लगातार गैंगरेप, ऐसे में सीमा पर उस समय क्या बीती होगी, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। उन डकैतों ने छोटी सी सीमा को नोचने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी और यहीं से शुरुआत हुई एक साधारण सी गांव की लड़की की डाकू रानी बनने की कहानी। इनका जन्म बिल्कुल एक साधारण गरीब परिवार के अंदर औरैया उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ था। बहुत ही गरीब परिवार की रहने वाली थी। उन्होंने सोचा नहीं था उनका जीवन एक दिन अचानक इतना तेजी से मोड़ लेगा कि सब कुछ दुनिया में बदल जाएगी। जब वो मात्र 13 साल की थी और गली के अंदर खेल रही थी तो उनकी किडनैपिंग कर ली गई। किडनैपिंग करने के बाद में उनको जंगल ले जाया गया। जिस तरह से कंटिन्यूसली उसके साथ में रेप किया गया छोटी अवस्था में, तो उसके लिए एक जिस तरह से फूलन देवी ने भी इस तरह से एक रिवेंज लिया, तो उसी तरह एक रिवेंज की कहानी है कि किस तरह से वो निर्भय गुजर के संपर्क में आई और उन्होंने निर्भय गुजर के साथ में अपना जीवन बिताना ज्यादा बेहतर समझा और उन्होंने लाला राम को छोड़कर निर्भय गुजर से शादी कर ली। हालांकि वो शादी बहुत लंबी नहीं चली क्योंकि निर्भय गुजर भी वही सारे काम करता था जो एक डकैत करते हैं। हालांकि निर्भय गुजर की छवि ये थी कि वो गरीबों का मसीहा है, बड़े लोगों को लूटता है, रईस लोगों को लूटता है, परंतु उसको असलियत जब पता लगा कि ये भी वही काम करता है जो लाला राम करता है और अल्टीमेटली बात इतनी बिगड़ी कि वो उसको डाइवोर्स करके छोड़कर और फिर दोबारा लाला राम के साथ उसने शादी कर ली। डकैत बनना किसी का सपना नहीं होता। ये एक ऐसा रास्ता है जो अक्सर मजबूरी, गुस्से और बदले से होकर जाता है और सीमा परिहार के केस में भी यही हुआ। सीमा के लिए भी बिहड़ों का रास्ता सुरक्षा का भ्रम, बदले की भावना और ताकत हासिल करने का जरिया बन गया। बिहड़ों में पहुंचने का मतलब था कानून से बाहर निकल जाना, लेकिन सीमा के मन में शायद यही सवाल था, जब कानून ने मुझे नहीं बचाया तो मैं उसके भीतर क्यों रहूं? डकैत गिरोह पुरुषों की दुनिया रही है, वहाँ एक महिला का होना अपने आप में असामान्य है। सीमा को वहाँ खुद को साबित करना पड़ा, लगातार खतरे में रहना पड़ा और पुरुषों के बीच अपनी जगह बनानी पड़ी। शुरुआत हुई तो शुरुआती दौर में लाला राम और कुसुमा जैन उस समय के मशहूर डकैत हुआ करते थे जिनकी तूती बोलती थी पूरे चंबल और बीहड़ के अंदर। ऐसे समय में उनके साथ जुड़ना उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी और धीरे धीरे वो उनका नाम चमक गया। और उसी टाइम पर एक और राइवल ग्रुप था जो निर्भय सिंह गुजर, उनके साथ में भी उसकी नजदीकियां आई और एक समय ऐसा आया कि निर्भय सिंह गुजर के साथ उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद में क्योंकि निर्भय सिंह गुजर का रहन सहन, तरीका, वारदात करना बिल्कुल अलग था और बहुत गुस्से वाले और बड़े शैतान नोटोरिट्स टाइप के क्रिमिनल थे, तो ये शादी बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाई और फिर दोबारा जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया और जहां से उन्होंने अपने 10वीं जीवन की शुरुआत की थी उसी जगह जाकर शुरू हुआ। फिर लाला राम के गैंग में चली गई और लाला राम से उन्होंने पुनः शादी कर दी। ये जीवन फिल्मों जैसा रोमांचक नहीं था। ये जीवन था लगातार डर, भूख, नींद की कमी और हर पल मुठभेड़ की आशंका। और इसी से जूझते हुए सीमा परिहार एक आम महिला से बन गई दस्यु सुंदरी।
धीरे धीरे सीमा परिहार का नाम पुलिस रिकॉर्ड और मीडिया में आने लगा। अखबारों में वो खूंखार डाकू के रूप में दिखाई देने लगी। हत्या और डकैती में उसका नाम आने लगा। पूरे इलाके में उसका आतंक छाने लगा और इन्हीं सब के बीच सीमा का नाम डर बन गया और उसकी कहानी पीछे छूट गई। और वो धीरे धीरे एक दस्यु सुंदरी के रूप में उनका जन्म हुआ और उनको धीरे धीरे हथियार की ट्रेनिंग हुई, डकैतों के बारे में, डकैती के बारे में और उन तमाम चीजों की जानकारी होने लगी कि कैसे जंगल का जीवन होता है, जंगल में कैसे रहा जाता है। सबसे पहले जब वो 13 साल की थी तो उसको शुरू में प्रशिक्षण दिया गया, क्योंकि जो निर्भय था वो AK-47 जैसे आधुनिक हथियारों से लैस रहता था। तो जब वो पहली बार लाला राम के साथ आई तो लाला राम ने उसको प्रेरित किया कि आपको किस तरह से गन डाउन करना है। तो एक गांव में वो डकैती करने गए हुए थे, डकैती में उसको कहा गया कि आप इस तरह से इसको राइफल को चलाइए। उसी अंदाज में उसने उस गांव के प्रधान के ऊपर गोली चलाई और प्रधान की उस गोली से मौत हो गई। हालांकि गवाही देने वाला कोई नहीं था, उस केस में कुछ नहीं हुआ, मात्र 0 रहा, FIR हुई, कोई अरेस्ट नहीं। दुनिया जानती है कि भीड़ों में कदम रखना आसान नहीं होता, खासकर एक औरत के लिए। सीमा जानती थी कि एक बार हथियार उठा लिया तो वापसी का रास्ता बंद हो जाएगा, लेकिन जब कानून सुनता नहीं तो इंसान चिल्लाता है और चिल्लाहट भीड़ों तक गूंजती है और सुनने वाला कोई नहीं होता। बस दर्द की चीख सीने में ही समा जाती है। अखबारों की सुर्खियां चीख रही थी। फ्रंट पेज पर लिखा जा रहा था डाकू सीमा परिहार, कभी अपहरण, कभी पुलिस मुठभेड़ तो कभी फिरौती की खबरें। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि सीमा के संस्कार की एक कहानी। सीमा परिहार की कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर समय पर न्याय मिला होता तो क्या ये सब होता या फिर नहीं। और उनका लगभग 200 अपराधों से इस गैंग का संबंध रहा। उसमें डकैती, मर्डर, रॉबरी और तमाम वो चीजें जो अपराध के इतिहास को बहुत आगे लेकर जाती हैं, उसमें इनका नाम भी जुड़ा रहा। बहुत सारे मुकदमों में इनके नाम बाई नेम FIR हुई, ट्रायल हुए, तमाम तरह की चीजें हुई और उनको सजा भी हुई कुछ केसों के अंदर। परंतु चूंकि दस्युओं जो डकैत होते हैं या इस लाइन में होते हैं, सबसे बड़ी दिक्कत जो पुलिस को और अदालतों को आती है कि उनके खिलाफ कोई गवाही देने नहीं आता। इसी वजह से जो उनका पुराना मामला था जिसमें उनको 2024 में सजा हुई, वो उसमें 30 साल लग गए। जैसे जैसे पुलिस का दबाव बढ़ा, सीमा का जीवन और सीमित होता गया। बेहड़ों में हर दिन भागता हुआ निकलता था, कोई स्थिरता नहीं थी, कोई भविष्य नहीं दिखता था। ये वो दौर था जब कई डाकू या तो मारे गए या आत्मसमर्पण की ओर बढ़े। जानकारों का मानना है कि सीमा परिहार का आत्मसमर्पण कमजोरी नहीं बल्कि एक थके हुए इंसान का फैसला था, जो समझ चुका था कि हिंसा केवल हिंसा को जन्म देती है। देखिए, वो चारों तरफ से घिर चुकी थी। उनको पता है कि जिस तरह से फूलन देवी को दिल्ली में सरेआम मारा गया है और इसलिए राजनीति उनको कभी माफिक नहीं आएगी। और दूसरी तरफ उसके अपने ही गिरोह के लोग उसके खिलाफ हो गए थे। वो नहीं चाहते थे कि वो गैंग की लीडर बन जाए, क्योंकि लाला राम के ऊपर वो चली गई थी और कुसुमा जैन भी उस समय लगभग ठंडी पड़ चुकी थी। तो उनको लगा कि शायद मुझे इस समय बेहतर है कि मैं जिंदा रहने के लिए मुझे पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस में, मध्य प्रदेश पुलिस में तमाम पुलिस फोर्स उसके पीछे पड़ी हुई थी, इसलिए बेहतर समझा कि उसको समर्पण करना ही बेहतर लगा। इसलिए उसने अपना आत्मसमर्पण पुलिस के सामने कर दिया। फूलन देवी के नक्शे कदम पर चलने का दावा करने वाली सीमा परिहार अपने अतीत के बारे में बहुत कुछ खुलकर बताती है। सीमा खुलकर कहती थी कि मैं फूलन देवी की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। 1980 के दशक में फूलन देवी चंबल की बेहड़ों में सबसे खतरनाक डकैत के रूप में गिनी जाती थी। उन पर स्वर्ण और संपन्न लोगों के घरों में डकैती और उनकी हत्याओं का आरोप था।
चंबल के बेहड़ों में रहते हुए सीमा परिहार ने भी वही सब किया जो दस्यु सुंदरी फूलन देवी ने किया था। 18 सालों की डकैती के बाद सीमा परिहार ने जून 2000 में उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें जमानत मिल गई और उन्होंने अपने ही जीवन पर बनी फिल्म वुंडेड में मुख्य भूमिका निभाई। लेकिन फूलन देवी पर बनी फिल्म बैंडिट क्वीन की तरह ये हिट नहीं रही। ऐसा पहली बार था कि किसी डाकू पर बनी फिल्म में डाकू ने ही अपना रोल निभाया हो। फिल्म भले ही ना चली हो, लेकिन आत्मसमर्पण ने एक बार फिर सीमा की दुनिया बदल दी। इसी दौरान उनका रुख पहले फिल्मों की तरफ हुआ। वुंडेड द बैंडिट क्वीन के नाम से एक फिल्म बनी। उनके जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जो ओनर थे, उन्होंने सीमा परिहार को प्रपोज किया कि आपको हम इस फिल्म में असली किरदार देंगे जो आपने असली अपनी जिंदगी में जिया है। सीमा परिहार उसके लिए तैयार हो गई। उन्होंने उसमें बहुत ही बेहतरीन रोल अपना दिया। उसके बाद जो उस समय का सबसे पॉपुलर एक सीरियल था बिग बॉस, उसके अंदर उनको बुलाया गया मुंबई के अंदर। उनको कहा गया कि आप उसी रूप में रहिए जिस रूप में आपने जीवन में अपनी किरदार को जिया है। वो एक आदर्श के रूप में थी कि जिन्होंने जंगलों में रहकर कितने संघर्ष किए। 13 वर्ष की अवस्था से लेके बिग बॉस तक पहुंचने का उनका जो सफर था, वाकई में एक बड़ा करिश्मा और एक अद्भुत तरीके का था। और फिलहाल हिस्ट्री शीटर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।